Sure, let's begin. So this is vector addition analytical method. इसके पहले जो हमने मेथड की थी that was graphical method. Graphical method means triangle law, parallelogram law. That is graphical method. उसमें हमें विजुअलाइज करना पड़ता है दो वेक्टर्स को, फिर तीसरे वेक्टर जो उसका सम होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल या फिर ट्राइंगल की तीसरी साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये विजुअलाइजेशन के बाद हमें सम पता चलता है कितना है. ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी है कि अगर मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है तो पैरेललोग्राम लॉ से उनके बीच में कितना एंगल है वो पता लगा के उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये पता लगा के वी कैन डू दैट ऑल्सो. But every time using the graphical method is not feasible. आखिर हो गया, मतलब आ गए आप. चलो बैठो बैठो. किधर है आपके दोस्त, चाहने वाले दोस्त? रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ. चलो छोड़ दो स्टोरी. है किधर आदित्य? कुछ आइडिया? यू डोंट हैव एनी आइडिया? ठीक है चलो, ये इसको एडिट भी नहीं कर पाएंगे हम. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो. सो ग्राफिकल मेथड का जो यूज है ना वो हमेशा फीजिबल नहीं है. ग्राफिकल मेथड इज पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगुलर मेथड. सो इट इज गुड फॉर विजुअलाइजेशन but it is not good for algebraic purpose. So we use this analytical method that is more kind of an algebraic method to add two vectors. So ये भी skill तुम्हारे पास होनी चाहिए, ग्राफिकल वाली skill भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए. ठीक है. So यहाँ पे बोला है when the number of vectors involved is large then graphical method can be very difficult to handle. Vectors can be added or subtracted very easily with the help of. किसने बेल बजाई है? कोई घर से आना चाहता है? ऋषि दुग्गल, आइए. वेलकम ऋषि दुग्गल. कैन यू हियर मी? अरे मेरा म्यूट है शायद. कैन यू हियर मी ऋषि? यस सर. वेलकम वेलकम. कहाँ पे हो आप? घर पे हो या मुंबई में या बाहर? नहीं सर, अभी भी जोधपुर ही हूँ. सुनाई नहीं दे रहा यार. सर मैं अभी जोधपुर ही हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. चलो, तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है. डोंट वरी, यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग. सी द वीडियो इफ यू वांट. ओके. ओके. So vectors can be added or subtracted very easily with the help of their components. So पहले तो ये जो एनालिटिकल मेथड है उसको टू डायमेंशनल स्पेस में हम लोग समझते हैं. टू डायमेंशनल स्पेस इज एक्स एंड वाई, थर्ड डायमेंशन इज जेड, उसको अभी नहीं लाते हैं. ठीक है. सो विजुअलाइज टू वेक्टर्स ए एंड बी lying on xy plane. I'm not drawing anything, you have to visualize that. These two vectors can be written in terms of their components as follows. ये मैंने component वाली बात लास्ट क्लास में बताई थी कि किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर सकते हैं so as to understand them and handle them in a better way. Handle them as in add them or subtract them or whatever. Rectangular components are also always an easy method to you can say operate on vectors. तो यहाँ पे मैंने वेक्टर ए को ब्रेकअप कर दिया है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म उसका? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. ये गलत लिखा है, जे होना चाहिए. किसी और ने बेल बजाई है. ओहो, हेलो राहुल. यस सर. कहाँ पे हो भाई? हेलो कहाँ पे हो? वेर आर यू? सर, घर पे. अच्छा, इधर नहीं आए तुम? सर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है. अब घर पे हो तो इतना फेस करना पड़ेगा आपको.
मेरा नेट एकदम हाँ अप टू सर। डेट है, ठीक है, देख लो अभी तुम, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, सो डोंट वरी। तो वेक्टर ए इज broken up into its components ax I cap plus ay j cap. Ax is x component, the magnitude of x component of vector A. Ay is the magnitude of y component of vector A. I cap and j cap are respectively the directions, okay, unit vectors along x and y directions. So I cap, ये ऐसे लिखते हैं इसको, आई कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। तो देर आर 3 यूनिट वेक्टर्स विच वी यूज इन वेक्टर एल्जेब्रा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, जे कैप y डायरेक्शन एंड k कैप z डायरेक्शन। सो ये जो वेक्टर है, आर्बिट्री वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, उसको जब हम उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं तो उसके कंपोनेंट हमेशा एक्स और वाई की डायरेक्शन में ही निकालेंगे। दूसरा कोई वेक्टर है उसके भी कंपोनेंट्स एक्स और वाई की डायरेक्शन में निकालेंगे, जैसे वेक्टर बी है, देखो वेक्टर बी को भी हमने रिजॉल्व किया है इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, डू यू सी दैट। अब क्या करेंगे, अब उनका ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर सी विच इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, दिस इज वेक्टर एज कंपोनेंट फॉर्म एंड वेक्टर बी इज कंपोनेंट फॉर्म। बट अब हमारे पास एक फ्रीडम है, दैट इज टू रीअरेंज दिस सम। रीअरेंज का मतलब अब हम आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट वाले वेक्टर्स को साथ में लिखेंगे और जे कैप मतलब वाई कंपोनेंट वाले वेक्टर्स को साथ में लिखेंगे। अब तुम अगर देखोगे ध्यान से यहां पे, लेट मी शो यू विद दिस, ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप, इसमें कॉमन क्या है, डायरेक्शन। आई कैप, एक्स तो है ही, वो दोनों एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए और बी के, लेकिन उनका कॉमन चीज है डायरेक्शन। तो क्या उनको मैं साथ में नहीं लिख सकता ऐसे, और ए वाई जे कैप और बी वाई जे कैप को साथ में लिख सकता हूं ऐसे, तो आई कैप और जे कैप कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर सी। अब वेक्टर सी भी तो ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, वेक्टर सी को भी हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। वेक्टर सी क्या है, सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। यहां पे याद रखो एनालिटिकल मेथड है, यहां पे कोई तुम्हें विजुअलाइजेशन देंगे नहीं, तुम्हें खुद करना है, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सी, सी एक्स आई कैप एंड सी वाई जे कैप, विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, इफ यू कंपेयर बोथ द साइड्स, यू विल गेट टू नो that cx is equal to ax plus bx and cy is equal to ay plus by. Hence both the components of resultant vector c are equal to the sum of the corresponding components of a and b. इसका मतलब क्या है, जो सम है उसका x component cx is the sum is equal to the sum of x components of vector a and b, ax plus bx, and cy is equal to ए वाई प्लस बी वाई। मतलब हम वो जो सम है उसको भी ब्रेकअप कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन एक्सटेंड द सेम कॉन्सेप्ट फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस ऑल्सो। अब ये पूरा समझने की कोई जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ एक डायमेंशन ऐड हो गया है, दैट इज के कैप, जेड डायमेंशन। तो यहां पे अगर देखोगे वेक्टर ए को हमने ब्रेकअप किया है और एक कंपोनेंट ऐड करके, वेक्टर बी को हमने ब्रेकअप किया है और एक कंपोनेंट ऐड करके, दोनों को ऐड किया है तो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। इसमें सी एक्स, सी वाई और सी जेड क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई एंड ए जेड प्लस बी जेड। तो हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को भी, मतलब 2 वेक्टर्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में भी ऐड कर सकते हैं बाय रिजॉल्विंग देम इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
Main advantage of using this method is that it can be extended for addition and subtraction for any number of vectors, whereas in triangle law or polygon law the number of vectors are limited. Here there is no limit, because it just becomes an extended formula. There it becomes an extended figure which you have to first draw. Here it's just a formula. So there are n number of vectors, you add them in using this analytical method by resolving into their rectangular components. So यहाँ पे 3 वेक्टर्स का एग्जांपल लिया है और मुझे एक वेक्टर ढूंढना है s which is p minus q plus r. Can I do it easily? Can I do it with the help of parallelogram method? Yes, I can, but it's difficult. It will be very difficult because there are 3 vectors. And then there is not addition only, there is a subtraction also. So for me, it is easy to break them into their rectangular components and write the difference or sum or whatever is operation is required. So, समझ में आया तुमको? You got the idea behind it? अब कुछ न्यूमेरिकल्स है इधर. So before going to the numericals, I have planned to cover all the theoretical parts so that we at least get up to the syllabus which is completed by the school. If we are stuck at the numericals, because it takes time, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे. बट व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू, जो लोग अभी देख रहे हैं और जो लोग अभी क्लास में हैं, ये फॉर्मूले यूज जो है ना वो लिख लो. दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजन ऑफ वॉट एवर पार्ट वी आर डूइंग. तो इसमें कुछ पहले के पार्ट का भी इंक्लूडेड है, तो ये लिखने लगो जो भी है फॉर्मूले. When you're done, tell me, I'll go to the next part. ट्रिग्नोमेट्री हमें कंपोनेंट्स निकालने के लिए काम आता है. और ये जो tan थीटा दिख रहा है ना, उसमें से जो थीटा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द सम और द डिफरेंस. मतलब जो रिजल्टेंट है, देखो रिजल्टेंट मैंने बताया था लास्ट टाइम, क्या होता है रिजल्टेंट? सम और द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, उसको रिजल्टेंट बोलते हैं. वो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिव्स अस द रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट मतलब सम या डिफरेंस, ठीक है. तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा? डायरेक्शन ये थीटा देता है इस, हाँ, तो थीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वन ऑफ द वेक्टर्स विच इज टू बी एडेड. तो ये थीटा से हमें पता चलता है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है. और ये जो तुम कॉस थीटा और साइन थीटा देख रहे हो ना, वो कंपोनेंट्स का फॉर्मूला है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का. आई एम गोइंग टू गो थ्रू दैट small part again. Maybe I'll make a video or I'll do live with all of you like this. I'll also record it. But as of now, इतना लिख लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Because these guys are done with it. Just a moment.
डन, इतना लिख लिया। 3D। रुद्र, इसको क्या बोलते पता है? नहीं नहीं नहीं, ये पूरे को क्या बोलता है? दिस होल थिंग। हाँ, नहीं सम नहीं है, इट्स नॉट सम, इट्स जस्ट वेक्टर ए। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। हाँ, रेक्टेंगुलर क्यों पता है? बताता हूं। यू नो व्हाट इज दिस? वाई। दिख रहा है साइड में? थिकनेस कम है थोड़ा, रुक जाओ। हाँ, वाइट से ही करता हूँ। लेट मी डू इट अगेन। अभी दिख रहा है क्लियरली? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है। अगर इसको ऐसे कंप्लीट करो तो क्या बनता है? रेक्टेंगल। इसको ऐसे कंप्लीट करोगे तो क्या बनता है? रेक्टेंगल। इसको ऐसे कंप्लीट करोगे तो क्या बनता है? हाँ, तो ये किसी भी वेक्टर, जैसे यहाँ पे स्पेस में कोई वेक्टर है, या तो प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, या फिर एक्स वाई जेड स्पेस में कोई वेक्टर है, वो वेक्टर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ द थ्री इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, विच थ्री इंपॉर्टेंट डायरेक्शन? एक्स वाई जेड, तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन जो मैंने हाईलाइट किया। हाँ, एक्स वाई जेड डायरेक्ट एक्सिस है, जिसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं हम आई कैप, के, जे कैप और के कैप। सो एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। यहाँ पे होता है जे कैप और यहाँ पे होता है के कैप। किसी भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट इस तीनों डायरेक्शन में होते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। और उनका वैल्यू क्या है उनके मैग्नीट्यूड का? ये दिख रहा है। अच्छा, व्हाट इज अल्फा बीटा गैमा? सॉरी? हाँ, वो तो फिजिक्स में होता है, वो तो रेडियो एक्टिविटी में आता है। यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा क्या है? यू नो व्हाट आर अल्फा बीटा गैमा ओवर हियर? एंगल्स। एंगल्स मेड बाय दैट वेक्टर, वेक्टर ए, विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? अल्फा। अल्फा, सिर्फ अल्फा, सिर्फ अल्फा। वेक्टर बी वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ? हाँ। अब मुझे अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए एक्स की डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा? ए एक्स। कैसे निकालूंगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लूंगा और कॉस ऑफ दैट एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए कॉस अल्फा बिकम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन। ए कॉस अल्फा is a cos alpha, or ax is the magnitude of x component of vector a. X component of vector a. What is x component of vector a? This one. What is y component? This one. What is z component? This one. तीनों को साथ में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इट्स अ न्यू लैंग्वेज ऑल टुगेदर फॉर यू। तो टीचर्स तो सब फटाफट यूज करते हैं ये सब, बट देन यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। जो मौका अभी मिल रहा है अपने को। हाँ, नहीं समझेगा, समझेगा। एक्चुअली कंपोनेंट्स के क्लास में अगर तुम होते तो समझता, और मेरे को तभी क्लिक नहीं हुआ, नहीं तो मैं तभी रिकॉर्ड कर देता। आई डिड नॉट, मुझे समझा ही नहीं कि मैं अभी ये कैसे कंटिन्यू करूंगा आगे। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर। सॉरी? राहुल क्या बोल रहा है? नहीं सर या यस सर? Sir, your video is not on, sir, so I can't see.
My video is. Oh, I'm not presented my screen, I think. यार Yes, पहले ही sir. बोलो ना यार. Why, sir? I thought that you are recording, so you I'm can't recording, but I keep your should video on. present my screen Why? also यार. 4 काम साथ में हो रहे हैं. चलो अभी हो जाएगा. Sir, It's okay. It's हाँ all sir, okay. recorded. Don't worry. Don't worry. Don't worry, guys. अभी दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ sir, दिख रहा है. Okay. तो तुम्हारी स्कूल में कुछ बोला एग्जाम कब लेंगे क्या है? हाँ, फाइनल एग्जाम. अच्छा. फाइनल का कुछ बोला है कभी होगा? उसके बाद मेन करके हो सकता है वो बोर्ड पे डिपेंड है. हाँ, 11th बोर्ड्स होगा. वो तो डीएवी का अपना खुद का सिस्टम है. हाँ, उसमें सारे चैप्टर. हाँ, सब में फुल बुक ही आता है. 11th में फुल बुक ही रहता है. इसलिए तो ये सब इम्पोर्टेंट है. नहीं तो हम स्किप कर सकते थे आराम से. नहीं कर सकते. ठीक है, इतना लिखा. हाँ, लिखो लिखो. नीचे वो मैग्नीट्यूड भी लिखो. जब ऐसे 2 लाइन आ जाती है ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. जब ऐसे 2 लाइन आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड. हाँ, मॉड्यूलस ही है, लेकिन हम मॉड्यूलस की ही साइन को मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं वेक्टर्स में. यस, एग्जैक्टली. ये उसका फॉर्मूला है. हाँ, ये उसका फॉर्मूला है. न्यूमेरिकल वैल्यू है. यू आर करेक्ट. ax की जो वैल्यू आई है ना, एग्जैक्टली. हाँ, उसको सॉल्व करके यहाँ पे डालनी है स्क्वायर करके. वैसे ही सबको फिर अंडर रूट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा. पहले भी हमने मैग्नीट्यूड का पैरेललोग्राम में फॉर्मूला देखा हुआ है, बट ये इजी है. किसमें किसमें ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है. मतलब दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म. दिस इज द वेक्टर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. हाँ, ये ax मैग्नीट्यूड है, बट सिर्फ x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है. ये पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. तो पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड is the sum of the squares, root of the sum of the squares of each component's magnitude. Can I go ahead? ऐसा एक फॉर्मूला हमने पैरेललोग्राम लॉ में भी देखा हुआ है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. एक वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, एक वेक्टर है, जैसे वेक्टर a है, सो वी राइट इट एज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर. ठीक है. सो सपोज दिस इज वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर a कैप. ऑलवेज रिमेंबर एनी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर. ठीक है. तो यहां पे क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. बिल्कुल सही है. देखो ना, यहां पे
अगर ये ए कैप है, इसको मैं यहीं पे रहने दूं तो वेक्टर ए अपॉन इसको डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं ना, वही तो है ये फॉर्मूला। अच्छा, इसको लिखा कैसे है? वेक्टर ए का यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है ये? अरे यार नाम बोलिए। यस दुर्वा, इसका नाम क्या है ये फॉर्मेट का? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। और नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। और उसकी वैल्यू है, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, और ये वेक्टर है। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। करेक्ट, सही है। डन। तो अब न्यूमेरिकल से अभी एक तुम्हें ग्लिम्स दिखाता हूं कैसे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं। देखो, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी का कौन सा फॉर्म दिखा है यहाँ पे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर ए बी? एल्जिब्रा नहीं है ये, वेक्टर एल्जिब्रा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पे अभी हम गए नहीं है, गुड न्यूज। अभी हम शुरू करेंगे, आज शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन दो टाइप की होती है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसके ऊपर हम शुरुआत करेंगे अभी। लेकिन यहां पे ये जो बोलता है वेक्टर ए बी, इसका मतलब क्या है? जनरली इसका मतलब सम होता है, सम होता है, हाँ एडिशन होता है। तो इसको सिर्फ ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? तो मैं ये जो आई कैप वाले हाँ उनको साथ में रखूंगा, जे कैप को साथ में और के कैप को साथ में, और जो मुझे मिलेगा वो ए बी होगा। देखना है तुम्हें? दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, अच्छा ए बी, ओ देर इज कैच ओवर हियर। ग्राफिकली जब इसको रिप्रेजेंट किया है, मेरे को कोई बता सकता है कि व्हाट इज दिस? यहां से यहां तक ये क्या है? व्हाट इज दिस? वेक्टर ए। क्या है ये? वेक्टर ए। नहीं नहीं, कौन सा नाम क्या है इसका? इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सो इफ अगर ये ग्राफ नहीं दिया होता तो मुझे कभी समझ में नहीं आता एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है पता है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट की पोजीशन दिखाता है वो वेक्टर, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अगर ये पोजीशन वेक्टर नहीं होता तो ए बी का मतलब क्या होता? ए बी का मतलब ए प्लस बी हो सकता था, बट ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब है ए और बी, ये दोनों का जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या है? ओरिजिन। और ए और बी वेक्टर क्या दिखा रहे? पॉइंट ए और पॉइंट बी की पोजीशन दिखा रहे हैं। नाउ इफ यू सी दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइंस को देखोगे, ठीक है। ए बी क्या दिखाता है? ए बी इज द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। जनरली हम लोग अगर वेक्टर को स्पेस में मानते, मेरे साथ क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ ये मैं तुम्हें बताता हूं। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ये हम ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर? इट इज रिप्रेजेंटेड विथ कार्टेशियन प्लेन, origin, a point A in the plane, and a line joining origin to point A, which is called vector A over here. यहां पे ऐसी कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट A।
और कोई पॉइंट बी नहीं है, पॉइंट बी। तो ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी लेता तो ए बी का मतलब क्या होता? ए बी का मतलब ये दोनों को साथ में रख दो और इनका टोटल लेंथ ढूंढ लो। बट अगर मुझे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा ऐड कर दूंगा। लेकिन ये चीज चेंज हो जाती है जब ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। पोजीशन वेक्टर्स में वी नो दैट देयर आर 2 पॉइंट्स इन द स्पेस ए एंड बी, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जॉइन ए टू बी, वी हैव टू जॉइन ए टू बी। यहां पे वही किया है वो लोग ने, ए टू बी को ज्वाइन किया है एंड देन दे हैव फाउंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। बट हियर देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज एप्लीकेबल, द ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है कि एडिशन एक ट्रायंगल में कैसे होती है, हमें एक ही डायरेक्शन में ऐड करना है और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर आएगा वो क्या होगा, सम। यू रिमेंबर दैट ट्रायंगल लॉ, याद है? एक ही डायरेक्शन क्या है? Yes, sir. ऊपर की तरफ। ए बी की डायरेक्शन क्या है? राइट की तरफ। ये यू सी दैट दे आर गोइंग in which direction? Clockwise. But this b vector is breaking the direction. It is pointing in which direction? Opposite direction, anti-clockwise. So ये जो b है, that is the sum. That is the sum of a and ab. So हम लोग लिख सकते हैं ना, b is equal to a plus ab. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ab क्या हो जाएगा? b minus a. इसको वो साइड शिफ्ट करेंगे, वही तो लिखा है यहाँ पे। और फिर माइनस कैसे किया है? माइनस करने में कोई बड़ी बात नहीं है। 2i कैप माइनस आई कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप, 2k कैप प्लस k कैप। तो ये तुम्हारा आ गया वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए बी। अब हमें क्या ढूंढना है? उसका मैग्नीट्यूड। क्या बोला है ये क्वेश्चन में? यस, बोला है फाइंड ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां पे सिर्फ एक चीज वो लोग को लिखनी चाहिए थी जो लोग ने नहीं लिखी थी, फॉर 2 पोजिशन वेक्टर्स, बिकॉज वेक्टर एंड पोजिशन वेक्टर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, बस तो हम समझ जाते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी समझ में आया। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस, तो व्हाट इज ए एक्स स्क्वेयर? ये आई कैप का कोएफिशिएंट। क्या है आई कैप का कोएफिशिएंट? 1। व्हाट इज ए वाई कैप? 1। व्हाट इज ए जेड कैप? 3। तीनों का स्क्वायर करके मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया। कौन सा ग्राफ? हाँ, नहीं समझ में आएगा अगर पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है तो। वही तो मैंने बोला कि दैट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, यू कैन से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ क्वेश्चन। you'll come across hundreds this kind of question in class 11 12, जहां पे हमें आंसर देख के क्लिक होता है, अच्छा ये तो बताया नहीं हमको, या फिर ये हमको पता ही नहीं था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स ओके। तुम्हें एक ही चीज है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हारा सब कंप्लीट होगा। इट इज पॉसिबल दैट यू फाइंड a plus b and you get 0 marks in exam, but that is not your fault. You understand? So all information you have to understand and then go ahead. जैसे ये है, for 2 vectors a and b in the above example, find the unit vector parallel to the resultant of the 2 vectors. Find a unit vector parallel to the resultant of the 2 vectors. इनका resultant क्या था? नहीं, 1 second. For the 2 vectors a and b, तो हमें किसका रिजल्टेंट ढूंढना पड़ेगा? a और b का रिजल्टेंट ढूंढना A पड़ेगा। and B. एग्जैक्टली तो वो ये जो मेथड है वो नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? a और b का रिजल्टेंट ढूंढने के लिए उनको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे? हमें वैल्यू दी है a और b की, ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का कोई फॉर्मूला है क्या? मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड इनटू, हाँ, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। बट यूनिट वेक्टर क्या है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? जैसे मैंने वेक्टर ए और बी का सम निकाल लिया, ठीक है, वो सम को मैं नाम देता हूं सी। दिस इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब हम लोग इसको रिजल्टेंट बोल सकते हैं।
इज दिस द रिजल्टेंट? यस, इट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, मुझे ये रिजल्टेंट से पैरेलल यूनिट वेक्टर ढूंढना है। पैरेलल मतलब क्या होगा? डायरेक्शन सेम होगा, सेम होगा डायरेक्ट। डायरेक्शन सेम होगा, एग्जैक्टली। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। 1। यस, तो बेसिकली हमें क्या ढूंढना है? सी कैप ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? सी कैप। सी कैप का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। सही है ना? यही है ना सी कैप का फॉर्मूला? वेक्टर सी पता है हमें, हाँ हम निकाल सकते हैं वेक्टर सी। मैग्नीट्यूड पता है, वो भी उसका फॉर्मूला भी है, दोनों को डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं सी कैप। हाँ, अब ये मेरा जजमेंट है क्वेश्चन पढ़ के, एक्चुअली कैसे सॉल्व किया है वो भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखो। पहले क्या किया वो लोग ने? वेक्टर ए वेक्टर बी लिख दिया, पहले रिजल्टेंट ढूंढ लिया दोनों का, ये रिजल्टेंट मिल गया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। रिजल्टेंट को वो लोग ने आर लिखा है, सी नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर इज आर कैप, बराबर वही बताया था मैंने, आर कैप का फॉर्मूला, आर वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो सिर्फ ऐसा लिखना है तुम्हें। नीचे नंबर आएगा, याद रखो नीचे नंबर आएगा, वो रूट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, नीचे नंबर आएगा और ऊपर आएगा वेक्टोरियल फॉर्म। नंबर को अलग ले लो, ब्रैकेट डाल दो और वेक्टोरियल फॉर्म लिख लो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? यूनिट वेक्टर, आर कैप और यूनिट वेक्टर। दिस इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? आर यू गेटिंग इट? और एक देखते हैं, चलो मजा आ रहा है डिस्कशन करने के लिए, और एक देखते हैं। व्हेन अ वेक्टर सी इज एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस इज ऑब्टेन्ड, फाइंड वेक्टर सी। तो वेक्टर सी अननोन है, अननोन, और उसने क्या बोला है? वेक्टर सी इज एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब रिजल्टेंट जनरली सम होता है, रिजल्टेंट जनरली अगर कुछ नहीं बोला है तो सम होता है। डिफरेंस भी हो सकता है बट स्पेसिफिक केसेस वहां पे मेंशन करते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहां तो हमें सम ही लेना है क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं। और तो क्या करेंगे हम? पहले a प्लस बी कर लेंगे तो मिल जाएगा a प्लस बी की वैल्यू जो भी है एक्स वाई जेड जो मिल जाएगी अपने को, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में a कैप, a वेक्टर प्लस b वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? उसमें हम वेक्टर c को ऐड करेंगे, बट वेक्टर c पता है तुम्हें क्या है? वी डोंट नो व्हाट इज वेक्टर c। ठीक है, वेक्टर c तो हमें पता ही नहीं है क्या है। तो वेक्टर c को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलता क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, मतलब वेक्टर c प्लस रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज k कैप। मतलब इसके सम को मुझे इक्वेट करना है k कैप से। मुझे ढूंढना क्या है पता है? वेक्टर c ढूंढना है मुझे। ये जो है ना a प्लस बी, वो तो आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में मिल जाएगा। मैं सिंपली वेक्टर c ढूंढने के लिए इसको ये साइड शिफ्ट कर दूंगा और सॉल्व कर दूंगा एल्जेब्रिकली। तो जो मुझे आंसर आएगा दैट विल बी वेक्टर c। इजी है, समझा? देखते हैं कैसे सॉल्व किया। पहले दोनों को ऐड किया, रिजल्टेंट निकाले। ये रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस के कैप। ठीक है, अब c इज इक्वल टू के कैप माइनस आर, जो हमने अज्यूम किया था पहले ही। हमने क्या लिखा था? c प्लस रिजल्टेंट इज इक्वल टू के कैप, वो लोग ने वही लिखा है। हाँ, इधर वैल्यू डाल दी है, सॉल्व कर दिया है, c मिल गया। इजी, ठीक है। अब जाए आगे नेक्स्ट पार्ट पे। सुनो, अभी मैं क्या करूंगा पता है? ऐसे ये पूरा मेरे पास ऐसे पीडीएफ है जिसमें क्वेश्चन है पहले और फिर उसका आंसर है। क्या तुम क्वेश्चन देख के घर पे उसको आंसर नहीं निकाल सकते? कर सकते हो, थोड़े डिस्कशन के बाद तो अब डेफिनेटली कर सकते हो तुम। ठीक है, इतना काम तुम्हें करना है। उसके बाद पूरी एक्सरसाइज भी, आई शो यू दैट, आई शो यू दैट, दैट इज फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ये चीज मुझे क्लासरूम में करवानी थी जो नहीं हुई। अनफेवरेबल कंडीशन, कोई बात नहीं। यू सी दिस, क्या लिखा है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 1, मतलब अभी तक जो भी सीखा है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स है, साइड में आंसर दिए हुए हैं। ये पूरा पीडीएफ है,
ये पूरा लेसन प्लान है, पार्ट बाय पार्ट मैं शेयर करता रहूंगा ग्रुप में, तुम सॉल्व करो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा वो पार्ट, एंड वी गो अहेड. दिस इज हाउ वी डू इट. ओके, चलो तो नेक्स्ट पार्ट पे अभी मैं जा रहा हूं. तो मैंने तुम्हें बताया था कि मल्टीप्लिकेशन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया. एडिशन हमने डिस्कस किया है. एडिशन का एडिशन कैसे करते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, फिर कंपोनेंट्स मेथड, एनालिटिकल मेथड जो हमने किया. सब्ट्रैक्शन भी हमने डिस्कस किया है, उसका भी ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस किया है. अभी एनालिटिकल में सब्ट्रैक्शन भी देख लिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है सब्ट्रैक्शन. कंपोनेंट्स के साथ तो और इजी है. सो नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स इज मल्टीप्लिकेशन. तो ये पहला टाइप का मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर्स का, क्योंकि याद रखना वेक्टर्स एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. एब्स्ट्रैक्ट, इट डज नॉट हैव you can say real life applications in this chapter. It has real life applications, but that too in very abstract manner in further chapters. जैसे तुम मैकेनिक्स में आगे जाओगे, फोर्स पढ़ोगे, या ऐसी कोई स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ोगे और उन दोनों का कुछ आपस में इंटरैक्शन होगा, तब हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा प्रोडक्ट और एडिशन या जो भी है वो सब, तभी हम यूज करते हैं. और उसमें भी हमें विजुअलाइजेशन पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है. वेक्टर फिजिकली हम नहीं समझ सकते. ऐसा लैब में जाके एक वेक्टर ले लिया मैंने, दूसरा वेक्टर ले लिया, दैट्स नॉट पॉसिबल. इट इज एब्स्ट्रैक्ट, ऑल विजुअलाइजेशन. और हम वो विजुअलाइजेशन से एग्जैक्टली ये पता लगा सकते हैं कि दो फोर्सेस का इफेक्ट कितना होगा या नहीं होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या क्या होगा. जस्ट बाय दैट you can say scribbling on your notebook and working with vectors without applying force, you can find if these two forces act on this particular body, what will be the result. जैसे इसका सिंपल मैं एप्लीकेशन देता हूं, एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में वेक्टर्स का यूज होता है. क्योंकि बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होती है ना, सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं. तो फाउंडेशन क्या सोच के बनाते हैं कि बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है, तो कितना लोड आने वाला है. ठीक है, फिर कुछ कैंटिलीवर्स होते हैं. कैंटिलीवर मतलब बालकनी. तुम्हें पता है बालकनी तुम्हारे फ्लोर से आगे होती है. हाँ, आगे होती है वो थोड़ी. तो वो कैंटिलीवर लोड लेगा कि नहीं. वैसे भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, जो बिल्डिंग के फाउंडेशन के थोड़े बाहर है, तो उसके कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे बिल्डिंग के फाउंडेशन पे. डायरेक्ट वो फोर्स तो एक्ट करेगा नहीं. तो यहां पे वेक्टर्स का यूज है कि नहीं. अब मुझे बताओ, क्या कोई बिल्डिंग बनाने के बाद ये सब सोचता है? पहले ही सोचता है. कैसे सोचता है? एब्स्ट्रैक्ट वे में. दैट इज ऑन पेपर. दैट्स व्हाट यू आर बीइंग टॉट राइट नाउ. ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया. बिल्डिंग, ब्रिजेस, सिविल, तो फुल सिविल लाइन जो सिविल इंजीनियरिंग है, इट इज फुल ऑफ दीज थिंग्स. मैकेनिक्स हो गया, इसको मैकेनिक्स बोलते हैं हम लोग. ठीक है, फिर 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस है. चार्जेस, हमें पता है चार्ज पार्टिकल क्या होता है. ठीक है, चार्जेस भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ये रिपल्शन अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ही तो है. और ये फोर्स का भी हमें अगर ऑपरेशन करना है, चार्ज तो दिखता भी नहीं है, लेकिन अगर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगी, एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वी हैव टू डू इट ऑन पेपर. वी कैन नॉट डू इट इन लैबोरेटरी. सो वेक्टर इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. और ये थोड़ा सा फिजिक्स यहाँ पे बोरिंग हो जाता है, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग इज डाउन टू योर इमेजिनेशन, इट्स नॉट फिजिकल. तो ऑपरेशंस जो होते हैं ना वेक्टर्स पे, यू हैव टू इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वी आर डन विथ one or two operation, addition, subtraction. We are down to a very important operation, that is product multiplication of vectors. So when two vectors are multiplied, algebraic rules are not followed. Vector algebra ही अलग है. Vector algebra is not like your normal algebra. It has a different set of rules and theories which has to be followed. So product या फिर multiplication of two vectors cannot be done normally, algebraically. So it has two manners, two ways to go about. One is scalar product,
और डॉट प्रोडक्ट, अदर इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और दोनों में जो रिजल्टेंट, इसमें भी हम रिजल्टेंट या फिर प्रोडक्ट बोलेंगे, अगर दोनों में जो प्रोडक्ट मिलता है वो अलग नेचर का होता है। मुझे बताओ कि अगर दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर मुझे वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? वेक्टर। हाँ, तो ऐसा नहीं है हर केस में। डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता ऐसा। डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर को मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो मुझे आंसर स्केलर मिलता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर भी वेक्टर मिलता है। ये फर्क है दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए एक को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, एक को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, एक को डॉट प्रोडक्ट और एक को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें फॉर्मूला भी अभी दे देता हूं, बिकॉज दिस इज योर क्यूरियोसिटी हैज टू बी सेटिस्फाइड। जैसे डॉट प्रोडक्ट है तो ऐसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका आंसर क्या है पता है? ए डॉट बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा, 0 होगा 90 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। तो वो एंगल का कॉस निकाल देते हैं हम लोग और ए बी के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज द आंसर एंड इट इज सरप्राइजिंगली स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड, इट्स नॉट अ वेक्टर। और दूसरा टाइप का जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो हम लोग अभी तो स्केलर प्रोडक्ट में बहुत डीप जाना है, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, बट जस्ट टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, ए क्रॉस बी, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, द सेकेंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड जो होता है, दैट इज ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और इसका डायरेक्शन क्या होता है पता है? दैट इज वेरी यूनिक। इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज वेक्टर्स, perpendicular to the plane containing both the vectors. Can you imagine that? Suppose ये तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, और एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। तुम A और B, यहां पे लिख के बताता हूं, वो साइड, ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर A है और ये तुम्हारा वेक्टर B है। दो वेक्टर है, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो A क्रॉस B, मतलब मैं ए की डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स को पॉइंट करूंगा। दिस इज अ रूल, दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या ऐसा कुछ रूल हमने, हाँ, फिजिक्स में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी में, इफ यू रिमेंबर। इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये है सिर्फ तुम्हारे प्रोडक्ट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए रूल है। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। हम क्या करते हैं? ए के डायरेक्शन में फिंगर्स को पॉइंट करते हैं, राइट हैंड की, और इन सच अ वे दैट व्हेन यू कर्ल योर फिंगर्स दे शुड गो टूवर्ड्स द अदर वेक्टर बी, क्योंकि मुझे ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी, थंब कहां पे पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो मतलब उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। अच्छा, अगर मुझे बी क्रॉस ए करना है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ, तो बी की तरफ मैं पॉइंट करूंगा ऐसे, और टर्न कर्ल कहां करूंगा? ऐसे। अच्छा, मैं ऐसे नहीं कर सकता बिकॉज माई फिंगर्स कैन नॉट कर्ल अपवर्ड्स, so I will always point in the direction of one vector, which is the first vector, like this, and then I curl my finger towards the first vector, and then I see where my thumb is pointing. My thumb is pointing in the outward direction. ठीक है, मतलब B क्रॉस A का डायरेक्शन A क्रॉस B से बिल्कुल ऑपोजिट। You see here A cross B and B cross A, which is the cross product, doesn't only have a magnitude तो मैंने बोल दिया, ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा, it also has a direction which is given by your right hand thumb rule. सर तो B क्रॉस A का तो वैलिड रूल
वेक्टर की वैल्यू चेंज होगी बिकॉज वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. A डॉट बी, B डॉट A, नथिंग चेंजेस. सो उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिविटी, है ना. A डॉट B एंड B डॉट A आर इक्वल. A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट इक्वल. यही सब हमें पढ़ना है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन सो दैट दिस thing which is abstract becomes much more familiar to you. So now we can read it. See, I can explain you orally. जितना नॉलेज मेरे पास है, जितनी मेरी मेमोरी है, मैं ओरली भी ये सारी चीजें समझा सकता हूं. बट देर आर चांसेस, सिंस दिस टेक्स्ट विच आई एम रीडिंग फ्रॉम, इट हैज गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मोर देन योर एनसीईआरटी, बिकॉज इट इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. मतलब इसमें वो इंफॉर्मेशन भी है जो कॉम्पिटिटिव में भी काम आती है, और वो भी है जो बेसिक है एनसीईआरटी में भी है. मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, कुछ कम नहीं सिखा रहे हैं, ज्यादा ही सिखा रहे हैं. तो इसलिए मैं ये पढ़ता हूं बिकॉज कुछ मिस ना हो जाए, कुछ ऐसा पार्ट जो मेरी मेमोरी में नहीं है, या मैं तुम्हें नहीं बता सक रहा हूं भी, या नहीं समझाने हो रहा है मुझे, तो मैं आई कैन रीड इट आउट. दैट्स व्हाई दिस टेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड द सेम थिंग विल बी शेयर्ड विद यू इन पीडीएफ. सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट एंड रिवाइज व्हेनेवर यू वांट. ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू, A dot B is AB cos theta. Theta is the angle between the vectors A and B. Scalar product is represented by a symbol of dot. I'm sorry. Sorry for that. मैं ये करूंगा तो ये कुछ गड़बड़ हो जाएगी. एक मिनट. Yes. Okay. Scalar product is represented by a symbol of dot between the vectors, and thus it is also known as dot product. ठीक है. Let us rewrite the scalar or dot product as follows. So A dot B can be written as A bracket B cos theta, or A cos theta bracket B. Thus we can define dot product between two vectors as the product of their magnitudes and cosine of smaller angle between them. What is dot product? Dot product is product of their magnitudes, that is A and B, with the cosine of the smaller angle between them. कोई भी दो वेक्टर के बीच में एक एंगल होता है. ठीक है. अब ये एंगल हम दो तरीके से देख सकते हैं. Yes, if you extend the vectors in opposite direction, this angle which was obtuse, it can become acute. So we always go for acute angle. We always go for the smaller angle. So cos of the smaller angle. ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू विथ एग्जाम्पल्स दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स बिकम मच मोर क्लियर. जितने एग्जाम्पल मैंने पिछले टाइम पे दिखाए, वो मतलब इट इज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ दिस होल ओशन ऑफ एग्जाम्पल्स विच यू आर गोइंग टू फेस. नथिंग. बट वी कैनॉट डू द होल ओशन, वी कैनॉट कवर द होल ओशन. What our idea is to do is to do selected examples which are there with you and to have an idea about कैसे question हो सकते हैं. So our learning will be concept based. It will not be example based. तो करते करते पूरा साल गुजर जाएगा. इतने examples है, we cannot do everything. But जितने हैं उससे समझ में आ जाना चाहिए कि what they are talking about. We can understand that B cos theta is the component of B in the direction of A. नाउ जिसने ये कंपोनेंट पढ़ा है उसको ये समझ में आएगा. कंपोनेंट भूल गए अगर तो ये नहीं समझ में आएगा. तो कंपोनेंट क्या होता है फिर से मैं बता देता हूं. जैसे ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा. अगर मुझे उनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले दोनों को कोइंसिडेंट बनाना पड़ेगा. कोइंसिडेंट मतलब दोनों को एक के ऊपर एक लाना पड़ेगा. इसका मतलब है वेक्टर ए को बी के ऊपर लाना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा. इसका मतलब है मुझे उसका कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. कंपोनेंट मतलब जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब क्या? हम रिजॉल्व करते थे किसी वेक्टर को एक्स वाई या जेड डायरेक्शन में. यहां पे हम एक्स वाई या जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं. यहां पे हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं. तो कैसे रिजॉल्व करते हैं?
बहुत सिंपल है। अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के साथ दोनों के बीच के एंगल के कॉस को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो थीटा का कॉस क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के साथ ए के मैग्नीट्यूड मतलब ए को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, a cos theta. What is a cos theta? A cos theta is the component of vector A in the direction of vector B. समझ में आया? तो what we are doing now? Component of vector A multiplied by magnitude of vector B. That is a cos theta into B or AB cos theta. What is that? That is the scalar product. Now can I read it again? We can understand that B cos theta is component of B in the direction of A and A cos theta is the component of A in the direction of B. Or it can be also said that B cos theta is the projection of vector B on vector A. Projection. Projection मतलब क्या है पता है? Shadow. Projection मतलब shadow होता है, ठीक है। अगर ये मेरा हाथ मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे टर्न कर रहा हूं, देखो प्रोजेक्शन छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाइट का सोर्स है और मेरा हाथ है ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब जैसे मैं मेरे हाथ को टर्न करूंगा शैडो बड़ा होता है। You see, so that depends on the angle ना, between A and B. प्रोजेक्शन कितना बड़ा होगा, देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन है, ये B का प्रोजेक्शन है A के ऊपर, ये रहा, कितना है वो B cos थीटा। ये A का प्रोजेक्शन है B के ऊपर ऐसे यहाँ पे, कितना है ये A cos थीटा। So projection multiplied by the magnitude of that vector will give you their scalar product. प्रोजेक्शन नहीं समझ में आया तो कोई डोंट स्ट्रेस, डोंट थिंक कि मेरे को प्रोजेक्शन नहीं समझ में आया तो मतलब मैं गया, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्शन नहीं समझ में आया तो कंपोनेंट समझो, रिजॉल्विंग समझो, ठीक है। Hence scalar or dot product between two vectors can be calculated by multiplying the magnitude of one vector with the component of other vector in its direction. Result of scalar or dot product is a scalar quantity. बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट। तुम्हारे पास कोई टेक्स्ट बुक है, मतलब अभी नहीं है टेक्स्ट बुक, कौन सी है? एसएल अरोरा है किसी के पास? एसएल अरोरा नहीं है तो खरीद लो, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी योर बाइबल। ये जो भी मैं चीज पढ़ा रहा हूँ वो सब वहां पे लिखी हुई है, बट थोड़े अलग पर्सपेक्टिव में, एंड इट्स अ बेटर पर्सपेक्टिव। आई यूज टू रिफर प्रदीप, बट प्रदीप से बेटर एसएल अरोरा मुझे लगी, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अपडेट्स कर रहे हैं। एसएल अरोरा इज अपडेटिंग एवरी ईयर। तो अगर तुमने ये साल खरीदी एसएल अरोरा तो वो अप टू डेट होगी, उसमें सारे चीजें जो प्रेजेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब है उसमें। मतलब अगर तुम्हें एक बार रेफर करना है ना, यू गाइज वर नॉट देयर इन दैट पैरेललोग्राम वाला पार्ट, यू वांट टू गो थ्रू इट, कहाँ पे देखोगे? एनसीईआरटी में तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एसएल अरोरा हैज गॉट एवरीथिंग व्हाट आई एम टीचिंग, सो यू कैन रिवाइज योरसेल्फ, प्लीज बाय इट इफ यू डोंट हैव, ठीक है। So scalar or dot product between two vectors can be calculated by multiplying the magnitude of one vector with the component of other vector in its direction. Result of scalar or dot product is a scalar quantity. यहां तक स्केलर समझ में आया क्या? कुछ क्वेश्चन है प्लीज पूछो। AB cos theta is just length. यस मिस्टर एलियन, बताओ क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? AB cos theta is just length. AB cos theta is not the length. AB, अच्छा, so you mean to say it's a scalar, that's why you're saying it's a length. Yeah, you can say it's a magnitude. Yes, sir. It's a magnitude, yes. Yes. It's a magnitude. Call it a magnitude, it's better. Length is not appropriate. Okay. Properties of dot product देख लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग ने पहले ही, कम्यूटेटिविटी, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, ठीक है। अच्छा, इसको ये लोगों ने सॉल्व करके भी दिखाया है। A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। B डॉट A क्या होता है? BA cos थीटा। दोनों सेम है, इसलिए A डॉट B और B डॉट A सेम होता है। तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आई एम गिविंग यू दिस PDF फॉर योर रेफरेंस। अगर कोई बच्चा नोट बनाना चाहता है, अपने घर पे नोट्स बनाना चाहता है, यू आर वेलकम टू डू सो, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे ही याद रहती है चीजें,
तुम नोट्स बना के याद करो, अपनी सॉफ्ट कॉपीज में नोट्स बनाओ, हाईलाइट करके सॉफ्ट कॉपी में रख दो, तुम्हारे ऊपर है, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम जैसे भी करना चाहो, लिख के करना चाहो तो लिख के करो। बट लिखने में एक ही बात मैं तुम्हें बता दूं, इट्स टू मच, टू मच। It's always good to write because in examination you have to write. There is no other way. So that's a old school method, very valid. But I'm giving you option because you are new age children. I cannot force old school method to you. तो जो तुम्हें सही लगता है वैसे तुम कर सकते हो। दूसरा, dot product also follows distributive law, which can be written as follows. Distributive law पता है? Distributivity. A dot B plus C can be written as A dot B प्लस A डॉट सी कैन बी डन। ये सब कहां पे काम आएगा? न्यूमेरिकल्स में। अगर न्यूमेरिकल्स ठीक से तुम्हें समझ के करना है तो ये सब लॉज यूज करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ मेरे हिसाब से, व्हेन वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ देन वी गेट स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द सेम कैन बी रिटर्न एज फॉलोज। A डॉट ए, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, मतलब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ will give you a times cos 0। क्यों cos 0? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, दोनों कोइंसिडेंट होंगे, थीटा 0 होगा, cos 0 1 होगा, a इंटू a स्क्वायर होगा। तो ये याद रखना है, वेक्टर A डॉट वेक्टर A स्क्वायर होता है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा? cos थीटा कितना होगा? a इंटू b इंटू cos 90 या फिर 0 हो जाएगा। सो ये होगा 0 अगर परपेंडिकुलर है तो, याद रखना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बिकॉज दिस इज लाइक इट हैज टू बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल आया, मार्क्स चले गए। वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स जो बोलते थे ना, उसको और एक स्टेप आगे जाके हम ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। एक्चुअली ऑर्थोगोनल ही बोलते हैं व्हेन देयर आर 3 डायरेक्शंस। रेक्टेंगुलर जब तब बोलते हैं व्हेन देयर आर 2 डायरेक्शंस। व्हेन देयर आर 3 डायरेक्शन लाइक अ क्यूबॉइड वी कॉल इट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। कौन से होते हैं वो? आई कैप, जे कैप और के कैप, representing x, y and z axis. We can write scalar or dot product of these unit vectors as follows. Remember, I cap dot I cap क्या होता है? 1. J cap dot J cap 1. K cap dot K cap 1. क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम, एंगल 0, cos 0 1, तो आंसर तो 1 ही रहेगा। और यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, बेसिकली 1 स्क्वायर। अच्छा, आई कैप डॉट जे कैप 0, क्यों? I और J परपेंडिकुलर है, I इज x, J इज y, x एंड y परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 0, I कैप डॉट J कैप 0। J, yes, every axis, the unit vector along every axis, the dot product of unit vectors along every 2 axes is always 0 because the angle between them is always 0. x और z के बीच का एंगल 0 है, z और y के बीच का एंगल 0 है, आई एम सॉरी 90 है, तो cos 90 0 है, करेक्ट। ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी? 5 प्रॉपर्टीज। सिक्स्थ, we know that vectors can be represented in terms of orthogonal unit vectors, and in such situation it is very easy to get the dot product like this. I'll show you how. वेक्टर A दिख रहा है, ये क्या है? वेक्टर A रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। वेक्टर B, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्या किया है? दोनों वेक्टर को लिख दिया है और बीच में डॉट डाल दिया है। अब क्या करेंगे? In such cases, numbers are multiplied as per ordinary method. हम क्या करेंगे पता है? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, we are going to use that old school method of multiplying a binomial or trinomial algebra. हाँ, नहीं एक्स एक्स को नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये ए एक्स आई कैप है ना, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, ये भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब x
ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप मल्टीप्लाई होंगे तो आई कैप डॉट आई कैप क्या देगा हमें 1, तो हमें क्या मिलेगा ए एक्स बी एक्स। लेकिन जब ए एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप मल्टीप्लाई होगा आई कैप डॉट जे कैप मुझे 0 देगा, तो वो पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस, yes, same directions, components of the same directions are multiplied and their product is added, ax bx plus ay by plus az bz। अब डॉट प्रोडक्ट 2 में है, 3 में भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही यूज करना है हमें। सिर्फ थोड़ा सा ये जो मेथड है थोड़ा लंबा हो जाता है, वो भी दिखाता हूं मैं तुम्हें। डू यू सी दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए बी कॉस थीटा, सो कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। what why is the cos theta important? Sometimes it's possible that we know the dot product, we know the vectors, but we don't know the angle between them. We can find using this formula. Seventh property, let vector A be written in terms of orthogonal unit vectors as follows. So A dot A will be ax square plus ay square plus az square। इसमें कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, बिकॉज वी नो एवरीथिंग व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। वेक्टर ए का खुद ही के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, बट हियर वी आर यूजिंग एनालिटिकल मेथड, वी आर नॉट यूजिंग दैट कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, वी आर यूजिंग एनालिटिकल मेथड। फर्स्ट वी resolve the vector in their orthogonal or rectangular components and then we find their dot product, and here we understand that the dot product of only vectors component in same direction is squared and added. We don't have to worry about I cap dot j cap because that becomes 0, j cap dot k cap becomes 0। समझ में आया? So this is you can say one relation which we can derive। अब क्रॉस प्रोडक्ट, नाउ आई विल स्टॉप हियर, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट टुडे, ठीक है? ये होगा तुम्हारा डे आफ्टर टुमारो। तो अब तक जो पढ़ा कैसा तुम्हें समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मैं ये पार्ट भी तुम्हें भेज दूंगा, इससे पहले वाला पार्ट भी भेज दूंगा। आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट दोज न्यूमेरिकल्स विच वी वर ट्राइंग एंड देन द प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला पार्ट, अटेम्प्ट दैट प्लीज, ठीक है? एंड इफ यू हैव SL Aurora, go through the topics which you have missed, that is particularly for you and you, that is components of vectors and your parallelogram method, law of cosines, resolving vectors। ये सारे कुछ topics जो पहले मिस किए हैं वो करो और ये सारे problems ट्राई करो। if you have problems we can discuss it later, ठीक है? तो आज यहीं तक हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर दिया, उसके प्रॉपर्टीज के साथ। वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट में लेंगे। ये भी इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया मतलब वेक्टर खत्म, वेक्टर खत्म मतलब हम लोग शुरू कर सकते हैं तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। नहीं, यही चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन ही चैप्टर है, वेक्टर्स एक पार्ट है उसका। सो उसमें तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, सर्कुलर मोशन प्रोजेक्टाइल। हाँ, सेमी सर्कल कैसे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं पहले। ऑनलाइन वाले, आफ्टर आई शेयर्ड माय स्क्रीन डिड यू गाइज अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यस सर। यस सर। कैसा था, सही था सब कुछ? ट्राई करो यार फिजिकल क्लास में आने का, यहाँ पे मजा आता है ज्यादा, इफ यू कैन। हाँ सर, Yes, कल sir. देखो आऊंगा।